हेलो एस्पायरेंट्स, 3 अगस्त की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, इंडिया में हैव कट ट्रूप्स इन डोकलम क्लेम्स चाइना। तो ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हम डोंगलैंग रीजन में कई टाइम से डिस्प्यूट देख रहे हैं, 1 महीना ऊपर हो गया है। डोंगलैंग या डोकलम जो ये रीजन को कहा जाता है, तो यहाँ पे चाइना और भूटान की डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है। तो भूटान और इंडिया का फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके अंदर हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी डिफेंस में रेडी रहेंगे। तो इसीलिए हम उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के मद्देनजर रखते हुए भूटान के बिहाफ पे यहाँ पे अपने ट्रूप्स हमने स्टेशन किए हैं, क्योंकि चाइना, यहाँ कहा जा रहा है, इंडिया क्लेम कर रही है कि चाइना इस टेरिटरी में एक्टिविटी कर रहा है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और चाइना का क्लेम ये है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये चाइना को ही बिलोंग करती है। और भूटान चाइना के बीच में जो हमारे अग्रीमेंट्स है उसमें ये क्लियरली मेंशन है। तो वही डिस्प्यूट यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इंडिया ने जो स्टेप लिया है वो ये है कि हमने अपने पर्सनल इस रीजन में स्टेशन किए। तो एक्चुअली ये सब शुरू हुआ 16 जून को, 16 जून 2017, जब चाइना यहाँ पे अपना रोड कंस्ट्रक्शन वर्क उन्होंने स्टार्ट किया। और 18 जून को अराउंड 270 इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे 2 दिन में ही स्टेशन कर दिए गए, 2 बुलडोजर्स के साथ। तो वो एक्शन जो लिया गया, तो इसीलिए लिया गया क्योंकि एक तो हम भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं, उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि ये रीजन ट्राई जंक्शन जो है, चाइना इंडिया भूटान ट्राई जंक्शन है। और यहाँ पे जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन स्नैक है, जो वेस्ट बंगाल में है, जो पतला सा रीजन है। अगर आप इंडिया मैप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट जैसे मेनलैंड इंडिया से जो कनेक्ट होता है, तो पतला सा रूट है, रीजन है। तो इसको चिकन स्नैक कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो ये उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के काफी पास है जो चाइनीज एक्टिविटी हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे अपने स्टेशन करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है। तो अब यहाँ पे चाइना ये क्लेम कर रही है कि ये ट्रूप्स आप हटाओ, ये हमारी टेरिटरी है। और इंडिया से वो काफी असर्टिव स्टैंड्स आ रहे हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से। वो क्लेम कर रहे हैं कि जब तक ट्रूप्स नहीं हटेंगे कोई निगोशिएशन भी नहीं होगा। तो अब ये न्यूज ये है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आए हैं कि इंडिया ने अपने ट्रूप्स हटा दिए। एक पीक पॉइंट पे यहाँ पे 400 पर्सनल स्टेशन थे, लेकिन अब अराउंड 40 इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स यहाँ पे है और एक बुलडोजर है। तो ये वो कह रहे हैं जब तक ये बाकी के ट्रूप्स भी हटेंगे नहीं, तब तक ये स्टैंड ऑफ खत्म नहीं होगा। तो ये चाइना कब से डिमांड कर रही है कि ये हटाया जाए। और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमारा ये रीजन है, हम यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये रोड कंस्ट्रक्शन से पहले हमने इंटीमेट भी किया था, तो इंडिया को भी इंटीमेट किया गया था, ये कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये चिकन स्नैक के पास भी नहीं है, ये काफी दूर है, और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी नहीं है। तो ये सारे चाइना के स्टैंड है। तो ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा था। ये डोकलम या डोंगलैंग ट्राई जंक्शन एरिया है चुम्बी वैली के पास, और ये भूटान इसके ऊपर सोवरेनिटी क्लेम करता है, वही। तो इंडिया ने अपने ट्रूप स्टेशन के इन रिटेलिएशन चाइना ने, हमने देखा था जून में कि इवन कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स जो यहाँ जाते हैं, उनका ये रूट होता है फ्रॉम नथुला बॉर्डर पास, उसको भी उन्होंने यहाँ पे एंट्री बंद कर दिया था। तो ये भी जो है एस्केलेशन ऑफ टेंशंस हुए थे। फिर अगला न्यूज आइटम है, RBI cuts repo rate by 25 basis points to 6%, lowest in over 6 years. तो रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है, जो रेट पे RBI बैंक्स को लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन्स देती है बैंक्स को। तो ये रेपो रेट की इंटरेस्ट रेट माना जाता है, और ये रेपो रेट डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इनका एक ही फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 से बनाया गया है। तो आरबीआई के 3 मेंबर्स है, विद चेयरमैन बीइंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई, और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो उनके थ्रू आरबीआई यहाँ पे पॉलिसी रेट अनाउंस करते हैं। और ये जो पॉलिसी रेट अब डिसाइड हुई है, तो 6.25% से इसको 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 20.25% कम करके 6% पे लाया गया है। तो अब रेपो रेट 6% है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन्स देगी वो कम हो गया है। रिवर्स रेपो रेट होता है जो रेट पे आरबीआई बैंक से लोन लेती है, तो पैसा दे रहे पैसा वापस भी लिया जाता है। तो ये जो रेट होता है ये है रिवर्स रेपो रेट। तो इसको 6% था, तो अब इसको 5.75% कर दिया गया। तो ऑफकोर्स आरबीआई के लिए लोन्स चीपर हो गए। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, ये है रेट एट विच बैंक्स बोरो ओवरनाइट,
क्योंकि हर डे टू डे फंक्शनिंग में बैंक्स को लेंडिंग भी करना होता है, बोरिंग भी करना होता है, मतलब डिपॉजिट्स भी लेते हैं, डिपॉजिट्स पे डिमांड भी आती है पैसा निकालने की, और इवन उनको लोन्स जो दे रहे वगैरह, तो उनको जो फंड्स की दिक्कत आती है, ओवरनाइट फंड्स की जरूरत होती है डेली फंक्शनिंग के लिए, तो वो फंड जो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई प्रोवाइड करती है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ये ओवरनाइट फंड्स का रेट है, तो यहाँ पे ये इसको भी चेंज करके अब 6.25% कर दिया गया। और इवन बैंक रेट, तो ये भी आरबीआई जो लोन देती है बैंक्स को फॉर अ लॉन्गर टर्म, तो ये भी 6.25%। फिर इसके अलावा जो है आरबीआई ने अपना जो पॉलिसी स्टैंड है अभी भी न्यूट्रली रखा है। तो पहले ये अकोमोडेटिव था, लेकिन फेब 2017 से इसको न्यूट्रल कर दिया गया है। मतलब क्या आरबीआई रेपो रेट कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। एक्सपेक्टेशन यही था कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगी, हमने ये भी डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले, क्योंकि आरबीआई का मेन जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जैसे मैंने बोला आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक ही रोल दिया गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए उनको इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है। तो इन्फ्लेशन लेवल जो हमने देखे थे जून मंथ के, तो वो लेस देन 2% हो गए हैं, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग में टारगेट है 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, और +-2% बैंड दिया गया था, मतलब 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन ये लेस देन 2% जो हुआ जून मंथ में, इस वजह से लोअर थ्रेशोल्ड जो है आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग में वो ब्रीच हुआ था, उसके कम चला गया था। इसलिए एक्सपेक्टेड था कि की पॉलिसी रेट रेपो रेट अगर कम होगा तो फिर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी और इन्फ्लेशन भी लेवल्स बढ़ेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन से ये स्टेप लिया गया है। और इसके अलावा जो है आरबीआई ने ये भी कहा है कि और जो बॉटलनेक्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं उनको निकालना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज को भी वर्क करना पड़ेगा। इवन प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है इकोनॉमी को बूस्ट मिले और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इन्फ्लेशन लेवल्स जो है इसके बेनिफिट्स जो इंटरेस्ट रेट जो है इसके बेनिफिट्स कस्टमर्स को भी मिलने चाहिए। तो अगर आरबीआई की इंटरेस्ट रेट कम करती है, मतलब बैंक्स के लिए लोन्स इजीली मिलेंगे उनको आरबीआई से, तो बैंक्स भी लोन्स लोगों को कम रेट पे दे, तो वो पास ऑन होना चाहिए। तो पास ऑन होके फिर इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है, क्योंकि फिर लोगों को इजीली लोन्स मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पर होती है। तो वो मेन पर्पस होता है कि इंटरेस्ट रेट जब कम जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो ये लॉजिक होता है। तो वही है, यहाँ पे रेपो रेट एक्सप्लेन किया गया है। रीपर्चेजिंग ऑप्शन कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ही जो है वो सेल परचेज होता है। मतलब अगर आरबीआई से बैंक्स को लोन चाहिए तो रेपो रेट पे लोन मिलेगा, शॉर्ट टर्म लोन, तो उनको अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो उन्होंने आरबीआई से खरीदी थी वो फिर से वो आरबीआई को देते और पैसा लेते। तो इसीलिए ये रीपर्चेज होता है, आरबीआई उनको रीपर्चेज करे, इसीलिए रेपो रेट रीपर्चेज रेट होता है। तो वही है, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक्स, तो वो बाद में इनको सेल बैक किया जाता है एट फिक्स्ड रेट, तो वो रेपो रेट होता है। agreement to sell them back at a fixed rate। और रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई बैंक से ले रही, तो आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू बैंक्स, और ये वो कमिटमेंट देती है कि वो इसको बाय बैक करेंगे फ्यूचर डेट पे। तो ये दोनों टूल्स को यूज करके आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। और ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ओवरनाइट जो हमने डिस्कस किया, ओवरनाइट अगर बैंक्स को जरूरत है फंड्स की तो वो यहाँ पे आरबीआई इस रेट पे उनको देती है। तो तीनों ये है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और चौथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और चौथा बैंक रेट। तो ये जनरल बोरोइंग रेट है, और रेपो और रिवर्स रेपो शॉर्ट टर्म है। फिर अगला है इलीगल माइनर्स मस्ट पे बैक इन फुल, सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक्चुअली जो केस है यहाँ पे माइनर्स जिनको माइनिंग लीजेस दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, तो उनको ये माइनिंग कंपनीज जो लीज होल्डर्स है उनको यहाँ पे पहले फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लो, उसके बाद ही आप माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। पर काफी सारी माइनिंग कंपनीज ने विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, उन्होंने माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पीआईएल पिटिशन आया, ये एनजीओ है कॉमन कॉज, जिन्होंने यहाँ पे पिटिशन फाइल किया कि काफी सारी ऐसी इलीगल माइनिंग उड़ीसा में हुई है फॉर आयरन एंड मैंगनीज ओर।
तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि सारी माइनिंग कंपनीज जिन्होंने ये विदाउट क्लियरेंस माइनिंग किया है, तो उनको जो मिनरल उन्होंने माइन किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसका 100% वैल्यू उनको यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना होगा, कंपेंसेशन। तो ये ऑर्डर आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने एडवाइस किया था 30% कंपेंसेशन देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 100%। वो कह रहे थोड़ा भी क्यों कंपनीज को बेनिफिट हो, अगर कोई कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे तो उनको उसका बेनिफिट क्यों होना चाहिए। इवन गवर्नमेंट ने भी आर्ग्यू किया था कि इतना 100% कंपेंसेशन नहीं होना चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट को ये पैसा मिलेगा, तो वही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यू किया है नहीं, दिस शुड नॉट बी अलाउड। अगर इलीगली उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तो उनका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, 100% उनको रिटर्न करना होगा। तो अब यहाँ पे जो ये सामने आया है वो ये है कि यहाँ पे जो ये कंपनीज को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए था। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीइंफोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाई है 1994 और 2006 में, उसके अंदर मैंडेटरी है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस करना चाहिए सारी माइनिंग एक्टिविटीज के लिए जहाँ पे जो लीज एरिया है माइनिंग की वो 5 हेक्टेयर से ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर 5 हेक्टेयर से कम भी एरिया है तो भी उन माइनिंग लीजेस वाली एरियाज में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। ये वो ऑर्डर दे रहे, मतलब बियॉन्ड इस नोटिफिकेशन के बियॉन्ड जाके भी वो कह रहे कि नहीं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है। तो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है हम देखेंगे वहां पे। और ये एक्चुअली फाइन का यहाँ प्रोविजन है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में। अगर कोई इलीगली माइंस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी अगर कोई एक्सट्रैक्ट करता है मिनरल, तो गवर्नमेंट उनसे मिनरल का या रॉयल्टी टैक्स उनसे वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये है, तो ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये होता है कि आप जो भी एक प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा एनवायरमेंट पे, नेचुरल एनवायरनमेंट पे, मैनमेड एनवायरनमेंट पे, तो उसका असेसमेंट करना होगा, आपको समझना होगा। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है कि क्या इसके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस सब हाईलाइट किए जाते हैं और ये पूरा असेसमेंट किया जाता है। और ये मैंडेटरी है, इंडिया में भी 1970 से स्टार्ट हुआ है और इंडिया ने भी ये नोटिफिकेशन लाया है। तो थोड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी है। तो ये 32 प्रोजेक्ट्स थे इनिशियली 1994 के प्रोविजन में, जहाँ पे 32 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी था। अब 2006 के नोटिफिकेशन जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये और इसका डिटेल्स दिए गए हैं और कैटेगराइज किया गया प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स ए और प्रोजेक्ट्स बी बेस्ड ऑन इम्पैक्ट पोटेंशियल। तो उनके लिए फिर ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोविजंस उस हिसाब से है। तो ये प्लानिंग स्टेज पे ही सेफगार्ड्स लाना जरूरी है, इसलिए ये स्टेप लिया जाता है। और पब्लिक कंसल्टेशन इसमें काफी जरूरी है, मतलब लोगों से, आप जो लोग यहाँ पे अफेक्ट हो गए इस प्रोजेक्ट से, उनका कंसल्टेशन, उनके व्यू पॉइंट्स लेना और उनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। तो ये मेन पिलर्स है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के। जो पूरा प्रोसेस होता है, तो पहले तो ऑल्टरनेटिव जरूरी है कि जब भी प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जा रहा है तो सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे जाए कि क्या क्या लोकेशन हो सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की जा सकती है, कौन सी इसमें से लेस पोल्यूटिंग है, तो वो सब दिखाया लिया जाता है। डिजाइन किया जाता है प्रोजेक्ट को और ऐसे डिजाइन किया जाता है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट कम से कम हो। फिर कौन से एरियाज में कितना एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए वो सब डिसाइड करके, उसका स्कोप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का डिसाइड करके पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, और फिर गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है कि गवर्नमेंट स्क्रूटिनाइज करे। मतलब जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस केस में मिनरल्स माइनिंग कंपनीज जो है, उनको ही एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। तो वो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं और गवर्नमेंट फिर इनका प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। और गवर्नमेंट के ऊपर भी मेन फंक्शन है कि ये इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करे, अगर जो भी अगर अप्रूवल दिया गया कि सारे लॉज रेगुलेशंस ये फुलफिल करते हैं या नहीं। और जैसे मैंने कहा, पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, कंसल्टेशन ऑफ पब्लिक, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में एसेंशियल है। राइट, तो ये गवर्नमेंट रिव्यू करती है और पब्लिक के सामने भी ये रखा जाता है पूरा रिपोर्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है 76% मिनिस्टर्स इन बिहार टेंटेड। तो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक एनजीओ है, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो नई कैबिनेट बनाई गई है बाय नीतीश कुमार, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसके अंदर
29 मिनिस्टर्स में से 22 मिनिस्टर्स टेंटेड है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस है, और उनमें से 9 के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। इसके कंपैरिजन में जो फॉर्मर कोalition थी विद आरजेडी, उसके अंदर 29 मिनिस्टर्स में से 19 मिनिस्टर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस थे। तो ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पे भी टेंटेड मिनिस्टर्स है, उनकी सारी डिटेल्स जो उन्होंने खुद एफिडेविट सबमिट की थी, यू नो कैंडिडेट जब सबमिट करते इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट्स, उसके बेसिस पे ही उन्होंने पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर की है कि उनका एजुकेशन लेवल कितना है। 29 में से 21 72% कैबिनेट मिनिस्टर्स करोड़पति है। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने दिया है। फिर अगला है टाइगर रिजर्व इकोजोन रन्स इनटू ट्रबल। तो ये काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में, यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना था। मतलब ये बफर जोन होता है, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसके अराउंड एक बफर जोन भी हो, ताकि वो प्रोटेक्टेड एरिया कई को प्रिजर्व किया जा सके। तो ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन ट्री कटिंग वगैरह। तो इसमें काफी रेजिस्टेंस आ रहा है लोगों की वजह से भी, और ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की वजह से। तो ये गवर्नमेंट इनकी वजह से पब्लिक प्रेशर में आके वो कह रहे हैं कि उन्होंने इको सेंसिटिव जोन एरिया जो ओरिजिनली 2016 नवंबर में 1201.94 स्क्वायर किलोमीटर अनाउंस की गई थी, उसको अब कम करके उन्होंने ओनली 312.52 स्क्वायर किलोमीटर कर दिए। तो ड्रास्टिक रिडक्शन है, 75% रिडक्शन है प्रोटेक्टिव एरिया में। तो यहाँ पे ये बफर रीजन जो है उसमें ये रिडक्शन हुआ है। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर बफर एरिया डिक्लेयर किया जाएगा ज्यादा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो वही है यहाँ पे काली टाइगर रिजर्व, इवन कर्नाटका में बनेरघट्टा नेशनल पार्क में भी यही कंसर्न्स आ रहे हैं, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी। तो ये है, तो ये इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। तो यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ सरफेस वाटर वगैरह अलाउड नहीं होता। और ये इको सेंसिटिव जोन जो है प्रोटेक्टेड एरिया के बियॉन्ड ये 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो वो गवर्नमेंट इसको कम कर रही है और एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर अगला है 7 स्पीशीज ऑफ ग्रास हॉपर्स फाउंड। तो ये नई स्पीशीज ग्रास हॉपर की मिली है फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट। ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में से ये स्पीशीज मिली है। तो इसके बारे में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने रिपोर्ट पब्लिश की है इन इंटरनेशनल जर्नल्स। तो ये ग्रास हॉपर को नाम दिया गया है कॉप्टोटेटिक्स कॉर्बेंसिस, ये कोरबा से मिली। और भी एक ग्रास हॉपर स्पीशीज मिली थी थोड़े टाइम पहले, तो ये बर्नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रायपुर छत्तीसगढ़ में ही है, वहां से मिली थी। और इसके अलावा 5 और स्पीशीज ग्रास हॉपर्स की नई डिस्कवर की गई थी 2016 में। मतलब 20 महीने के अंदर 7 नई ग्रास हॉपर स्पीशीज छत्तीसगढ़ से मिली। तो ये इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करता है। इवन एक नई लिजर्ड स्पीशीज भी डिस्कवर की गई थी छत्तीसगढ़ में से। तो ये है, तो ये ग्रास हॉपर स्पीशीज को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है फूड चेन में, क्योंकि ये जो है उनके प्रेडेटर्स जो है जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिश, वो एंडेंजर्ड भी काफी होते हैं, तो वो भी इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको उनका फूड है ये। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी ग्रास हॉपर्स का। फिर अगला है कोकोनट पाम डिक्लेयर्ड स्टेट ट्री ऑफ गोवा। तो ये गोवा का स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है। पहले एक्चुअली इसको ट्री के डिक्लेरेशन से भी बाहर निकाला गया था कोकोनट पाम को। तो ये एक्ट है गोवा दमन एंड दीव प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1984। तो इसके अंदर पहले कोकोनट पाम ट्री डिक्लेयर किया गया था, लेकिन थोड़ा टाइम पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे कोकोनट पाम को इस डिक्लेरेशन से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, इवन एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया। तो अब ये डिसीजन लिया गया है, फिर से इसको अमेंड करके कोकोनट पाम को फिर से ट्री डिक्लेयर किया गया है, और इसको इवन इसको स्टेट ट्री, गोवा का स्टेट ट्री का स्टेटस दिया गया। तो ये है, तो यहाँ पे निकाला इसलिए गया था क्योंकि अगर ये ट्री नहीं है तो इसको आप इजीली कट कर सकते हैं, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल था ऐसे। तो मासिव रिमूवल हो सकता है कोकोनट प्लांटेशन का, क्योंकि ट्री नहीं कट कर रहे, लेकिन अब इसको फिर से ट्री डिक्लेयर किया गया। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया बिकॉज ऑफ अगेन हियर द प्रोटेस्ट्स व्हिच वर गोइंग ऑन। फिर अगला है बैंक शुड रिड्यूस रेट्स फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स टू।
आरबीआई, तो आरबीआई अब यहाँ पे कह रही है कि बैंक्स जो है, रेपो रेट तो कम हुआ है तो अपने इंटरेस्ट रेट्स भी उनको कम करने चाहिए, जो नए कस्टमर्स है उनके लिए भी और जो प्रेजेंट कस्टमर्स है उनके लिए। कॉस्ट ऑफ बोरो जो है, कॉस्ट उनके लिए कम हो रहा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट ये अनाउंस किया गया, ये पहले हमने डिस्कस किया था, फिर से एक बार देख लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है, तो इस लेंडिंग रेट के हिसाब से बैंक्स को लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट लेना होता है। तो ये एक्चुअली मिनिमम पॉसिबल इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स को लेना चाहिए अगर उनको जो उनका कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको इनकर करना पड़ता है लोन्स देने के लिए। एवरी 1 रुपी एक्स्ट्रा अगर लोन देना है तो उसमें कितना कॉस्ट होगा, तो वो मार्जिनल कॉस्ट वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो वो हिसाब से मिनिमम इंटरेस्ट रेट है बैंक्स को जो लेना चाहिए। तो इसीलिए ये अप्रैल 2016 में आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि ये इस हिसाब से ही लेंडिंग होनी चाहिए, बैंक्स को अपना जो इंटरेस्ट रेट है इस हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए। तो इससे पहले बेस रेट था, तो बेस रेट के अंदर एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स लिया जाता था और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो उसके अंदर जो है इतना क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं आता था। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, तो ये एमसीएलआर बेस्ड रेट है और ये बेस रेट है। तो एमसीएलआर रेट आप देख सकते हैं बेस रेट से कम है, तो ये मिनिमम है, मार्जिनल मिनिमम इंटरेस्ट रेट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक कैन लैंड लोन, इससे कम में वो लोन लैंड ही नहीं कर सकते। फिर ये है रिगार्डिंग द डिफरेंस, एक्सप्लेन किया गया कि एमसीएलआर बेस रेट से कैसे अलग है। तो ये जैसे मैंने कहा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर से 1 ईयर, तो ये रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर। और ये बेस रेट जो है इट रिफ्लेक्ट्स एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो अगर बैंक अपना डिपॉजिट रेट कम करती है तो उसके ऊपर बेस रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर डिपॉजिट रेट, क्योंकि डिपॉजिट रेट क्या है, बैंक्स एक तो लोन्स देती है तो इंटरेस्ट लेती है, और जो उनके पास डिपॉजिट्स रखते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, तो उनको भी तो उनको इंटरेस्ट देना होता है, तो वो डिपॉजिट रेट है। तो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो डिपॉजिट रेट वो कम कर देते, क्योंकि आरबीआई ने रेट कम किया, लेकिन लोन्स के लिए रेट कम नहीं करते। तो वो फिर बेस रेट में यहाँ पे डिपॉजिट रेट कम हो जाता है पर बेस रेट नहीं कम होता, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में वो बेस रेट, डिपॉजिट रेट कम होगा तो लेंडिंग रेट भी कम होगा। तो इसीलिए ये जो है सिग्निफिकेंट है। और जैसे यहाँ कहा गया कि प्रिवेलिंग कस्टमर्स के लिए पुराना ही रेट चलता है, नए कस्टमर्स को एमसीएलआर में लाया जाता है, तो अब आरबीआई कह रही है कि नहीं, पुराने कस्टमर्स के लिए भी एमसीएलआर बेस्ड जो नया रेट है वो इफेक्टिव करना चाहिए। तो ये यहाँ पे डिटेल्स की गई है कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। तो बेस रेट में एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफकोर्स दोनों में होगी, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है उसका कॉस्ट दोनों में इंक्लूड किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर टेन्योर के हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाता है। और ये कैलकुलेशन बताया गया एग्जाम्पल कि अगर रेपो रेट आरबीआई ने जैसे 25 बेसिस पॉइंट से कम किया, मतलब 6.25 से 6 कर दिया, तो डिपॉजिट रेट जो है बैंक्स अपने कट कर देगी। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है तो आरबीआई के डिसीजन के जैसे बैंक्स अपने कस्टमर्स को जो उनके डिपॉजिट्स है उनके पास, उनको इंटरेस्ट कम देगी, वो कट कर देगी, या तो 50 बेसिस पॉइंट से भी कम कर सकती है, दे आर फ्री, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट भी किया जा सकता है, 25 बेसिस पॉइंट से कम कर सकते हैं या ना चेंज कर, दैट इज देयर डिसीजन। तो ये डिपॉजिट रेट अगर जैसे चेंज हुआ है वैसे ही उनको अपना लेंडिंग रेट भी डिसाइड करना होगा। तो एमसीएलआर रेट यहाँ पे उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट से डिपॉजिट रेट कम हुआ है तो एमसीएलआर भी उस हिसाब से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन कासा। कासा इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अगर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का कोर कासा का प्रोपोर्शन उनका कम है तो फिर एमसीएलआर क्लोज टू 50 बेसिस पॉइंट से होगी, मतलब नियर 50 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन अगर हाई प्रोपोर्शन ऑफ कासा है तो फिर उनका एमसीएलआर लेस देन 50 बेसिस पॉइंट्स होगा, क्योंकि उनके पास करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट इतने ज्यादा है तो वहां पे वो रेट्स कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमसीएलआर लेस देन 50% होगा। फिर अगर 25 बेसिस पॉइंट्स से डिपॉजिट रेट्स कम किए गए हैं तो उसी हिसाब से फिर एमसीएलआर भी उस हिसाब से होगा कि करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का, कोर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का प्रोपोर्शन कितना है, क्योंकि ये उनका आउटगो होगा। तो अगर उनको आउटगो ज्यादा देना है तो एमसीएलआर कम होता है, और ये कम होगा तो यहाँ पे एमसीएलआर
कट जो है उस हिसाब से होगा। और यहाँ पे नो चेंज, मतलब अगर उन्होंने डिपॉजिट रेट चेंज नहीं किया तो फिर MCLR रेट में भी कोई चेंज नहीं होगा ऐसे। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर माल्स वन नेशन वन लाइसेंस इन न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लाई है 2012 की। अब नई टेलीकॉम पॉलिसी आएगी जिसका ड्राफ्ट दिसंबर 2017 में एक्सपेक्टेड है और मार्च 2018 में फाइनल पॉलिसी अनाउंस की जाएगी। तो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में ही वन नेशन वन लाइसेंस पॉलिसी को एंडोर्स किया गया है और वही वन नेशन वन लाइसेंस को नए पॉलिसी में भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो मतलब एक नेशन तो एक ही लाइसेंस चाहिए। तो इवन यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि लोकल और STD कॉल्स के बीच के डिफरेंस को हटाया जाएगा। मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको हर एक रीजन के लिए अलग अलग लाइसेंस नहीं लेने होंगे। तो वन लाइसेंस विल सफाइस फॉर द एंटायर नेशन। तो वो है वन नेशन वन लाइसेंस पॉलिसी। यहाँ पे वही डिटेल्स दिए गए हैं रिगार्डिंग नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 2012। तो यहाँ दिखाया गया है कि कितने मोबाइल सब्सक्राइबर्स थे इन 2012, टेली डेंसिटी क्या था। तो ऑफकोर्स रूरल टेली डेंसिटी काफी कम है इससे। तो ये ओवरऑल टेली डेंसिटी है कंट्री की 78.1, मतलब 78.1 टेलीफोन्स पर 100 पीपल इन इंडिया, 2012 फिगर है। और नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि एक तो फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, तो ये किया गया, फ्री रोमिंग थ्रू आउट द कंट्री, वन लाइसेंस फॉर ऑल टेलीकॉम सर्विसेज, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, वेस्टेज ना हो, और टेलीकॉम को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अनाउंस करना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होगा तो उनको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इवन लोन्स इजीली मिलेंगे सेक्टर को, तो वो बेनिफिट्स उनको भी मिले, टेलीकॉम सेक्टर को भी। इसीलिए ये एक प्रोविजन था कि टेलीकॉम इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये है, ये बाकी रूरल टेली डेंसिटी इंप्रूव करने के ऑब्जेक्टिव्स थे ये पॉलिसी में कि 2017 तक 39 थी रूरल टेली डेंसिटी, इसको इंक्रीज करके 70 किया जाए और फाइनली 100, मतलब पर 100 पीपल 100 मोबाइल फोन्स इन रूरल एरियाज बाय 2020। 2017 में 70, फिर 2020 में फुल। ब्रॉडबैंड का टारगेट था कि ब्रॉडबैंड फॉर ऑल हो एटलीस्ट एट अ मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 2 Mbps और इवन 100 Mbps ऑन डिमांड भी मिलना चाहिए ब्रॉडबैंड स्पीड। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए कि मोबाइल फोन्स इंडिया में ही बनाया जाए। कन्वर्जेंस, सारे नेटवर्क सर्विसेज डिवाइसेस का कन्वर्जेंस किया जाए कि सब इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज एंड डिवाइसेस, स्पेक्ट्रम अलोकेशन वगैरह भी किया जाए। लिबरलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एनी सर्विस इन एनी टेक्नोलॉजी सेम स्पेक्ट्रम। ये सारे नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के प्रोविजंस थे। फिर अगला है MRPL प्रोजेक्ट ओवरशॉट कॉस्ट एंड डेडलाइन, कैग। तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि ये PSU है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो ये MRPL ने अपना कंपनी के लिए यहाँ पे उन्होंने प्लान किया था एक प्रोजेक्ट फॉर एक्सपांशन। इसके ऊपर उन्होंने जो कॉस्ट था एक्सपांशन प्रोजेक्ट पे, उन्होंने जो कॉस्ट दिया था तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर अराउंड 7,943 करोड़ कॉस्ट लगेगा इसका। ये 2006 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। तो ये मतलब एक्सपांशन प्रोजेक्ट था, रिफाइनरी अपग्रेड करना था उनको। तो यहाँ पे 2016 में अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट पे उनका टोटल एक्सपेंडिचर डबल हो गया, मतलब 7,000 की जगह 14,832 करोड़ 832 करोड़ कॉस्ट हुआ है, मतलब डबल द प्लान्ड अमाउंट। और कैग यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं उनकी रिपोर्ट में कि यहाँ पे कॉस्ट इतना इंक्रीज हुआ है क्योंकि जैसे टाइम जाते गया वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट उन्होंने चेंज करते रहे, एडिशन डिलीशन करते रहे उन वेरियस यूनिट्स की। तो इस वजह से ये क्लियर सामने आता है कि इनकी प्लानिंग सही से थी नहीं, उनको खुद को क्लैरिटी थी नहीं कि रिवैम्प कैसे करना है एग्जिस्टिंग यूनिट्स का, और इसको विदाउट प्लानिंग विदाउट क्लैरिटी प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया जिसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लगा, मोर देन 2 years का टाइम ओवररन हुआ है और कॉस्ट ओवररन भी काफी ज्यादा हुआ है। तो ये पूरा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का यहाँ पे उस वजह से नुकसान हुआ है। ये भी कैग कह रही है कि इन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग किया, मतलब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने लोन्स लिए बाहर से, और ये लोन्स लेने में भी उन्होंने सोचा नहीं कि इसका करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क क्या होगा, और उनके लिए लोन्स की वजह से उन्होंने इतने लोन्स लिए कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी, रिक्वायरमेंट से ज्यादा उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग किया, जिस वजह से 768.46 करोड़ करंट अकाउंट, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट अकाउंट, मतलब उनके आइडल पैसे पड़े थे, यूज भी नहीं हो रहे थे, उस पर उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा।
तो ये वेस्टेज और लैक ऑफ प्लानिंग कैग ने अपनी रिपोर्ट में सामने लाई है। तो ये कैग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ऑडिट करती है अकाउंट्स को, और जो यहाँ पे जो लैक्यूने वगैरह है वो सामने लाए जाते हैं, और ये रिपोर्ट्स वो सबमिट करती है इन पार्लियामेंट। फिर लास्ट न्यूज आइटम है WCO टू अनवील नॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स ट्रेड। तो ये वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट डिस्कस किया था। तो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के अंदर हमने देखा है कि कस्टम्स को सिंप्लीफाई करना है, मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही है। तो कस्टम सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेन कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1952 तब से फंक्शनल है। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, सारे नेशंस मेजरली उनके मेंबर्स है। तो यहाँ पे अब इन्होंने कहा है कि हम गाइडलाइंस निकालेंगे सून फॉर क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। तो अक्रॉस द बॉर्डर जब ई कॉमर्स होती है, ऑनलाइन ट्रेड होता है, तो फिर वो आपका पार्सल जो है वो क्रॉस बॉर्डर से आएगा, तो कस्टम्स पे आएगा। तो यहाँ पे फिर उसका कस्टम्स कैसे होगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इलीगल ट्रेड भी होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो कंट्रीज के कंसर्न्स भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज, डिजिटल डिवाइड है ऑफ कोर्स, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो लैगिंग बिहाइंड है, डेवलप्ड कंट्रीज एडवांस है इवन ऑनलाइन एक्टिविटीज में, तो इसीलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, तो ये सारे उन्होंने यहाँ पे प्रोविजंस लेके एक गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगे और सामने लाएंगे। तो ये अनाउंस किया है उन्होंने। तो ये ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाता है, वो कहते हैं कि ये गेम चेंजर है ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि इसमें स्मॉल फर्म्स और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा, वाइडर चॉइस मिलेगी और स्मॉल फर्म्स को भी इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है ऑनलाइन आने के लिए। बट ऑफ कोर्स जैसे बाकी केसेस में भी होता है, तो लार्जर कंपनीज को मेनली वहां पे ज्यादा विजिट्स और बेनिफिट्स होते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये सारा है। इसके अंदर जो उन्होंने कंसर्न्स रखे हैं, जो मेन कंसर्न्स होते हैं, एक तो होता है रिगार्डिंग रेगुलेशन, कि कंट्रीज इसको रेगुलेट कैसे करेगी ई कॉमर्स को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, और नेशनल सिक्योरिटी भी, अगर इलीगल ट्रेड वगैरह हो रहा है तो कंसर्न्स यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स वो एड्रेस करने के लिए गाइडलाइंस निकालेंगे। और उन्होंने कहा है कि इवन इलीगल ट्रेडिंग को वहाँ पे जो है उसके ऊपर टैब रखने के लिए यहाँ पे जो है मेन रिक्वायरमेंट जो है वो होना चाहिए कि यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है नॉन इंट्रूसिव इंस्पेक्शन होना चाहिए। मतलब आपका पार्सल यहाँ पे इलीगल ट्रेड भी किया जा सकता है, कोई अलाउड नहीं है वो पार्सल भेजा जा रहा है, तो इसीलिए इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स होने चाहिए नॉन इंट्रूसिव, जो खोल के पूरा नहीं देखना पाए, जैसे एक्सरे वगैरह जो मशीन्स होते हैं, तो उस इक्विपमेंट से यहाँ पे ये आप उसको पता कर सकते हैं कि क्या ट्रेड किया जा रहा है, और इंटरसेप्शन पे ये क्लियरली सामने आ सकते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स रखते हैं, तो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनेगी, तो ऑफकोर्स हम ये डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड कस्टम्स यूनियन के बारे में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर्ड है। तो मेन पर्पस यही है कि कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।